जो हैं ये सिर्फ इनपुट देने के सोर्सेज हैं माइंड को। डिसाइड किसको करना है, याद किसको रखना है? सेंसेस को याद नहीं रखना। आपके सामने से भी कोई निकल जाए और आप परेशानी में हो और सडनली वो आपको आके टच करे तो आप घबरा जाते हो। आप कब आए? बोले मैं तो 5 मिनट से खड़ा हूँ। अरे मैं कुछ और सोच रही थी, मैंने देखा नहीं। क्यों? आंखें तो खुली थी आपकी, फिर आपने कैसे नहीं देखा? क्योंकि देखने वाली जो पावर थी वो अवेलेबल नहीं थी। आप थे, आंखें भी खुली थी, लेकिन आंखों के माध्यम से जिसने देखना था वो नहीं है वहां पर। माइंड एब्सेंट है, इसीलिए बैठे गुरुद्वारे होते हैं, माइंड अमेरिका होता है। पूजा कर रहे होते हैं, माइंड कहीं और होता है। तो अलाइनमेंट नहीं है एनर्जीज का। बॉडी, माइंड, सोल, 3 चीजें हम जानते हैं। इनका फंक्शनिंग कैसे होता है? ब्रेथ से। बच्चा पैदा होता है, अगर बच्चा सांस ना ले, शरीर भी है ना उसके पास, तो कोई उसका कोई फायदा है? उससे हमारा कोई रिश्ता है? कब रिश्ता बनता है? कब रिश्ता बनता है बच्चे से? पूरी कोशिश डॉक्टर करते हैं कि ये एक बार सांस ले ले। ब्रेथ लेते ही पूरा फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है, पूरा इनर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जब वो बच्चा पहली सांस लेता है। तो वो ब्रेथ की जो एनर्जी है उससे ये पूरा सिस्टम चलता है। और जैसे ही ब्रेथ चला गया, सोल भी चली गई, बॉडी पड़ी है, खत्म। तो वो जो ब्रेथ एनर्जी से हमारा जीवन शुरू हुआ है और जिस ब्रेथ एनर्जी से हमारा जीवन खत्म होगा, उसके बीच में चल किससे रहा है? उसी एनर्जी से बीच में भी चल रहा है ना। अगर आपके पास कोई बहुत हाई क्वालिटी मर्सिडीज या बेंज है और आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो आप मारुति के शोरूम में जाओगे या जो मोहल्ले में होते हैं उस पर जाओगे ठीक कराने? कहाँ जाओगे? उसी शोरूम में जाओगे ना गाड़ी देने। तो ये गाड़ी किस शोरूम से आई है? नेचर ने दिया है ना ये, और ब्रेथ इसको चला रहा है। तो ये खराब होती है तो हम बाहर डॉक्टरों के पास जाते हैं। जाना कहाँ चाहिए? उस सोर्स पे जाना चाहिए ठीक करने के लिए, जिस वर्कशॉप से निकली है। तो किस वर्कशॉप से निकली है? ब्रेथ से चला है ना सब कुछ। तो ब्रेथ के पास ही जाना चाहिए ना फिर ठीक करने के लिए भी, कि बाकी तो खराब कर देंगे। तो वही हम कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम कितने पावरफुल हैं और ये एनर्जी सिस्टम क्या है, ये चलता कैसे, हमें ये पता ही। मैनुअल पढ़ा ही नहीं हमने। कोई भी आप डिवाइस घर में लेके आते हो तो मैनुअल पढ़ते हो ना, डूज एंड डू नॉट्स पढ़ते हो। ये यूनिवर्स का सबसे हाईली सोफिस्टिकेटेड डिवाइस है, इसका मैनुअल नहीं पता, तो ऐसे ही धक्कम पेल चल रहा है। तो ये हालत सोसाइटी की हो गई है। पहले गुरुकुल सिस्टम होता था जहाँ ये सारी चीज़ें समझाई जाती थी। एक एक बच्चे का क्या, अभी आप सब टीचर्स हो, वात पित्त कफ सारा उसका देखे जाता था। उस हिसाब से उसके खाना भी उसी हिसाब से उसको गाइड किया जाता था। अब जिसकी पित्त प्रवृत्ति है, हीट है जिसकी बॉडी में, उसे आप सारा खाना हीट वाला दे रहे हो तो वो भड़केगा कि शांत होगा? तो हमें पता ही नहीं। घर के 4 लोग हैं, सबको एक जैसा ही खाना मिलेगा। हमें पता ही नहीं कि इस बच्चे का ऑलरेडी एग्रेशन है, ऑलरेडी पित्त प्रवृत्ति है, इसको ऐसी चीज़ देनी चाहिए जिससे इसके अंदर शांति आए। तो हमें पता ही नहीं, हमें खुद ही नहीं समझ। जिसकी कफ प्रवृत्ति है उसको अलग तरह की चीज़ें खाने के लिए देनी चाहिए। जिसकी वात प्रकृति है, वायु दोष है जिसको, उसको जिन चीज़ों से गैस बनती है, जिन चीज़ों से वो चीज़ उसको कम देनी चाहिए वो। लेकिन हम तो एक तरह का खाना बनाते हैं और हम सबके ऊपर थोप देते हैं कि यही खाना पड़ेगा। और फिर जो उनमें चेंजेस आते हैं, फिर हम कहते हैं कि ये बच्चे तो कहना मानते नहीं हैं, ये तो बड़े गुस्सैल हैं, ये तो बड़े ये हैं। आज अभी खाना आप वो मूंग दाल के लड्डू खाओ तो चटनी में गार्लिक है। हर चीज़ में कहीं ना कहीं से गार्लिक ही है। जितने चाट मसाले, जितने ये सब मसाले ड्राई, जितने किचन किंग मसाले, जितने भी मसाले आप यूज़ करो, हर किसी में गार्लिक पाउडर है। अब वो जो गार्लिक है वो हीट प्रोड्यूस करता है। अब जब आप दिन रात उसको कंज्यूम कर रहे हो तो बॉडी में जो हीट जनरेट हो रहा है वो कहाँ निकलेगा? वो एक दूसरे से लड़के निकलेगा, बिना बात पे गुस्सा आएगा, क्योंकि वो बॉडी नहीं ले पा रही है उस चीज़ को, लेकिन हमें समझ नहीं है। और हम बस आंखें बंद करके भाग रहे हैं कि किसी ने कह दिया बहुत अच्छा खाना चाहिए तो दिन रात खाओ।
अगर आपको कोई तकलीफ है और डॉक्टर आपको कहता है कि 3 दिन ये दवाई खानी है, ये तो नहीं कहता ना कि बुखार है तो सारी ज़िंदगी दवाई लेनी पड़ेगी, ये अच्छी है तो इसलिए सारी ज़िंदगी खानी है। एक डोज दी जाती है, डोज के हिसाब से। लेकिन ये हो गया कि गार्लिक खाना अच्छा है तो सारी ज़िंदगी खाओ, क्या बीमारी है वो भी नहीं पता, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए वो भी नहीं पता, प्रिकॉशनरी शुरू कर दिया दिन रात खाना, हर सब्जी में डालो, हर चीज़ में डालो। तो फिर ऐसी सोसाइटी देख लो जो आप देख रहे हो, क्योंकि समझ ही नहीं है। सो हमें एनर्जी सिस्टम का अगर समझ हो ना, एनर्जी की हमें अपनी समझ हो, हम दूसरों की एनर्जी समझ सकते हैं, फिर उस हिसाब से उनसे चलेंगे तो सब हारमोनी रहेगी रहेगी। ना हमें अपना पता ना दूसरे का पता, तो हारमोनी कहाँ से आएगी, डिसहारमोनी रहेगी। तो सबसे पहले हमें ये साइंस समझना है, एनर्जी साइंस। और ये आपका ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स के साथ बात करने के लिए जरूरी है, खुद को जानने के लिए, फैमिली में रहने के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए, हर जगह ये एनर्जी साइंस पूरा लाइफ आपके काम आएगा। एक प्रिंसिपल है, इसमें लिखा नहीं, वहाँ से शुरू करती हूँ। ये यूनिवर्स का एक प्रिंसिपल है, वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड यू क्रिएट दैट एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। पूरी जिंदगी ये फॉर्मूला हमारे साथ रहता है, वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड यू क्रिएट दैट एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। जब भी आपकी लाइफ में कुछ चीजें सही नहीं चल रही हैं तो टेक अ पॉज, मेरा अटेंशन कहाँ है, क्योंकि वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड यू क्रिएट दैट एक्सपीरियंस। तो अगर आपका अटेंशन ही नेगेटिव है तो एनर्जी कहाँ लगी है, नेगेटिव जगह में, तो क्रिएशन क्या होगा, फिर हम कहते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही है कि मेरी अटेंशन गलत जगह लगी हुई है, क्या गलत हो रहा है सोसाइटी में, उसके घर में क्या गलत हो रहा है, उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, मेरी अटेंशन तो वो ढूंढने में लगी है, तो आई एम अट्रैक्टिंग द सेम थिंग, क्योंकि वो एनर्जी उस तरफ फ्लो कर रही है और फिर वही चीज़ मेरी लाइफ में क्रिएट हो रही है और मुझे इस चीज़ का पता नहीं है और मैं दोष दे रही हूँ सबको, उसकी वजह से ये है, उसकी वजह से ये है, ये नहीं पता जो है मेरी वजह से, किसी की वजह से कुछ नहीं। अगर कहाँ भी हमें कोई परेशानी आती है किसी भी जगह पर, मान लो किसी स्टूडेंट के साथ में आप कर रहे हो, वो स्टूडेंट आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, सुनता नहीं है, क्लास में डिस्टर्ब करता है, परेशान कर रहा है वो आपको, तो आप उस पर बात करने से पहले देखो मेरी अटेंशन कहाँ है, क्योंकि आप उसमें कमियां ही देख रहे हो, वो बढ़ता जा रहा है। आप अगर उसमें अच्छाई देखनी शुरू करोगे, अटेंशन चेंज करोगे, एनर्जी आपकी सही जगह लगेगी, एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा। हमें समझ है, हमें लगता है इसको सुधारना है तो इसको 10 बातें सुनानी पड़ेगी पहले, तो हमारी अटेंशन गलत है, हमारी एनर्जी गलत जगह लगी है, तो फिर वो क्रिएशन गलत हो रहा है। जब जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके स्टेप बैक करके देखोगे ये चीज़ गलत हो रही है तो मेरी अटेंशन कहाँ है, मेरी एनर्जी कहाँ है, तो आपको वहाँ से हटाना आ जाएगा, फोकस चेंज करना आ जाएगा, और जैसे जैसे फोकस चेंज करोगे एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा। अभी ये है रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर फोकस नहीं है सही प्रोजेक्टर का, हर चीज़ ब्लर दिखेगी, तो क्या करना है, फोकस चेंज करना है। फोकस चेंज किया तो वही प्रोजेक्टर है, वही सब कुछ है, लेकिन फोकस चेंज करने से पिक्चर क्लैरिटी आ गई। तो अपना फोकस चेंज करने के लिए आपको बार बार ये दिन में 10 बार क्रॉस चेक करना है, मेरी अटेंशन कहाँ लगी है, मेरी एनर्जी, क्या मैं दूसरों में कमियां देख रही हूँ, हस्बैंड में, सास में, बच्चों में, स्टूडेंट्स में, तो आप भी तो गलत चीज़ें क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि यू आर पावरफुल, आपका हर थॉट हर वर्ड पावर रखता है। तो अगर वो पावर ही गलत जगह लगी हुई है, डिस्ट्रक्शन में लगी है, तो कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकता ना। तो यूनिवर्स का ये प्रिंसिपल है, वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, इसमें लिखा नहीं है, बट कभी भी जिंदगी में कहीं भी कुछ हो रहा है, स्टेप बैक करो, आंखें बंद करो, मेरा अटेंशन और एनर्जी कहाँ लगा। जिस पौधे को पानी दोगे वही पौधा बड़ा होगा, चाहे कैक्टस को पानी दो, चाहे गुलाब के फूल को पानी दो, आपकी इच्छा है, चाहे नफरत को पानी दो, चाहे प्यार को पानी दो। जिस चीज को पानी दोगे, जो जिंदगी में चाहिए आपको, उस पौधे को पानी दो, जो नहीं चाहिए उधर से ध्यान हटाना। शांति चाहिए लेकिन घर में अशांति है, तो अशांति की बातें करोगे तो कभी शांति नहीं आएगी, वो वर्ड ही नहीं बोलना। अपना अटेंशन और एनर्जी कहाँ लगानी है, मेरे चारों तरफ शांति है, मेरे परिवार में शांति है, क्योंकि वो चाहिए ना आपको,
वो क्रिएट करना शुरू करो। लेकिन हमें क्योंकि साइंस ऑफ क्रिएशन पता नहीं है, जो नहीं चाहिए सारा दिन उसी के बारे में बात करेंगे और वही और बढ़ता जाएगा। तो ये जो हम सब एनर्जी बीइंग्स हैं, अब मैं बोल रही हूँ तो किससे बोल रही हूँ? एनर्जी से बोल रही हूँ। जब हम बीमार हो जाते हैं, जब हमारी हेल्थ डाउन होती है, तो हम पैर उठा के बाहर वॉशरूम तक जाने की हिम्मत नहीं होती। क्यों? क्योंकि एनर्जी डाउन हो गई है। तो हम एनर्जी बीइंग्स हैं, एनर्जी से बने हैं, एनर्जी से चल रहे हैं। एनर्जी खत्म हो जाएगी, हमारी स्टोरी दी एंड हो जाएगी। हम एनर्जी बीइंग्स हैं। हम जो फिजिकल बॉडी दिख रहा है, हम फिजिकल बीइंग्स नहीं है। इस फिजिकल को चलाने वाली जो पीछे एनर्जी है, हम वो एनर्जी बीइंग्स हैं। और एनर्जी के 3 प्रिंसिपल हैं। एनर्जी इज डायनेमिक, आप सबको पता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे पानी है, पानी एक एनर्जी है। पानी को गर्म किया, भाप बन गई, फिर वो भाप बादलों में गई, फिर बादल नीचे बरस गए। तो पूरे साइकिल में क्या चेंज हुआ? एनर्जी का फॉर्म चेंज हुआ। दूध है, दूध में सब चीज़ है लेकिन दिखाई देती है। दूध को बॉईल किया, मलाई निकाली, दही जमाई, मक्खन निकाला, घी बनाया। तो साइकिल में चेंज क्या हुआ? फॉर्म चेंज हुई। एनर्जी तो थी उसमें, लेकिन फॉर्म चेंज किया हमने उसको। तो इसी तरह से हमारा ये जो एनर्जी सिस्टम है, इसको हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। एक तभी कहते हैं कि सृष्टि में एक रेत के किनके को भी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जो बन गया वो बन गया, लेकिन उसकी फॉर्म बदली जा सकती है और फॉर्म बदल के उसका यूज किया जा सकता है। तो अब हमें ये जानना है कि हमारा जो ह्यूमन एनर्जी सिस्टम है, इसमें 4 मेजर पार्ट्स हैं। ब्रेथ एनर्जी, जो सांस ले रहे हैं। स्पीच एनर्जी, जो मैं बोल रही हूँ। थॉट एनर्जी, जो मैं सोच रही हूँ। और इमोशनल एनर्जी, जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसको सीक्वेंस वाइज भी देखें तो सांसों से एनर्जी मिलती है, जिससे ये सारा सिस्टम चलता है। उससे पहले बोलते हैं जब हम, उसके बाद तो बोलने से हम अपनी एनर्जी यूनिवर्स में सब जगह कन्वे करते हैं। और थॉट बोलने से थोड़े गहरे हैं। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता। तो स्पीच पर काम करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि स्पीच पे काम करने के लिए हम एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं। और मैं बहुत लेती हूँ, हम सब एक दूसरे की हेल्प लेते हैं कि अगर मेरे वर्ड मुँह से कोई गलत वर्ड निकले तो इमीडिएटली मुझे टोक देना, ताकि मुझे याद रहे। मुझे बहुत आदत थी कहने की बड़ी प्रॉब्लम है, हर बात में बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक दिन जिनसे मैं बात कर रही थी, मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे इतना डांटा रात को, क्या पहाड़ टूट गया, सुनामी आ गई है, अर्थक्वेक आ गया, हर बात में प्रॉब्लम, इतनी बड़ी बात कर देते हो। मैं खाना बना रहा हूँ ऑफिस से आके, मेरे शौक है खाना बनाना, आप बोलो बड़ी प्रॉब्लम है, आपको तो घर आके ऑफिस से आके खाना बनाना पड़ता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं अपने कपड़े धो रहा हूँ, अपने शौक से धो रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, आप बार बार मुझे ये थॉट दे रहे हो बड़ी प्रॉब्लम है आपको। तो उस दिन से मेरा प्रॉब्लम वर्ड ही छूट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम क्या है इसमें? कैसी एनर्जी कन्वे करते हैं हम। जैसे बच्चों को बात कर रहे हैं, अभी मैं टारगेट बच्चों को रखूँ तो तू तो है ही नालायक, जैसे कुछ नहीं होगा, मुझे पता तो कुछ नहीं कर सकता। तो हम जब वो क्रिएट कर रहे हैं वर्ड्स, वो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं उस बंदे को, वो ऑलरेडी नेगेटिव है, वो ऑलरेडी उस मंद बुद्धि है मान लो, तो आप तो उसको और नीचे लेके जा रहे हो। आप जो एनर्जी कन्वे कर रहे हो तो आप उसको ऊपर थोड़ी उठा रहे हो, आप तो उसको और नीचे गिरा रहे हो। तो कहाँ से उठेगा वो? घर में भी बच्चे को सब यही बोलते हैं, तू तो है ही डफर, तू तो है ही नालायक, अपनी बहन को देख, अपने भाई को देख। तो बिल्कुल ही वो बैठ जाता है कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ मैं हूँ नालायक, देखते हो ना बच्चे बोलते हैं हाँ मैं हूँ नालायक, वही है आपका प्यारा, उसी से करो, मैं तो वही नालायक, मैं ऐसे ठीक हूँ। क्योंकि हमने उसका प्रोग्रामिंग कर दिया, हमने उसको ऊपर उठाने की बजाय और नीचे बैठा दिया। हमारा काम क्या है? ऊपर उठाना। एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, क्या काम है? दूसरे को ऊपर उठाना। लेकिन हमने रास्ता कौन सा पकड़ लिया? नीचे गिराना। और हमें खुद भी नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से हम बहुत भलाई कर रहे हैं कि मैं नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा। लेकिन जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो एनर्जी गलत दे रहे हैं, और ये किसी को पता नहीं है। थॉट बहुत डीप है,
उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है, लेकिन स्पीच पे जल्दी काम किया जा सकता है। और इमोशंस और डीप है, अब कैसा फील कर रहे हो। अगर हमें ये 4 एनर्जी की समझ आ जाए ना, तो समझो हमें लाइफ का मैनुअल मिल गया कि इन एनर्जीज को चैनल कैसे करना। तो थोड़ा खुद पे मेहनत करेंगे ना, तो इन एनर्जीज को चैनल कर पाएंगे। अभी तो हमें पता ही नहीं हमारे पास एनर्जी कौन कौन सी है और कैसे चैनल। हम आपको पता है ये 4 एनर्जीज हैं। इस सेशन से पहले आपको पता है कि हमारे पास ये 4 एनर्जीज हैं, इन्हें चैनल करना आना चाहिए। तो दूसरों को कैसे सिखाएंगे, हमें खुद ही नहीं पता, मैनुअल पढ़ा ही नहीं हमने, हम बताइए डूज एंड डू नॉट्स क्या है। तो सबसे पहले ब्रेथ एनर्जी पे बात करते हैं। हर रात को हमें नींद में एनर्जी मिलती है, इसलिए अगले दिन हम काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस दिन आपको रात को नींद ना आए, आप अगले दिन काम नहीं कर सकते, सिर भारी होगा, नींद आएगी, मन नहीं करेगा काम करने का। कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है तो हम जाके बॉस को भी कह देते हैं, अभी मैं रात को बहुत डिस्टर्ब ही नहीं है, आज नहीं होगा मेरे से, मैं आज रिलैक्स होकर कल करूँगी। क्योंकि वो जो एनर्जी चाहिए उस प्रोजेक्ट में आपको तो मिली ही नहीं, तो आपसे कैसे होगा वो काम, तो नहीं होता। तो हम विड्रॉ कर लेते हैं कि आज नहीं, कल करेंगे, क्योंकि आज नहीं हो रहा मेरे से, मेरा मूड नहीं है या मेरी एनर्जी नहीं है। तो वो जो एनर्जी हमें नींद में मिलनी थी वो नहीं मिली। अनकॉन्शियसली हम नींद में एनर्जी हमें मिलती है, कैसे मिलती है हम वो भी साइंस हमें पता नहीं है। एक नॉर्मल व्यक्ति रात को 6 से 8 घंटे सोता है, तो आप ये बताओ कि वैसे वो सोता कितनी देर है, 8 घंटे में वो एक्चुअली कितनी देर सोता है? मैं तो 3 आवर्स में सो पाती हूँ। आप 4 to 5 hours। आप फटाफट बोलो, वो घड़ी देख रहे हैं, हमें सेशन क्लोज करना है। ये प्रवचन पंडित वाला हिसाब नहीं है, आप बोलोगे तो मैं आगे बढ़ूंगी। 5 hours। मिनिमम कितना, मिनिमम कितना, चलो 5 से नीचे कोई नहीं है। 2 hours, 1 hour, 2 hour, 1.5 hour, 1.5, 1 मान लिया। ये गलत है सारे जवाब। कभी ना कभी मैम लास्ट नाइट होया मेरे नाल। साइंस ये कहती है कि एक नॉर्मल इंसान जिसको कोई फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ 5 से 10 मिनट सोता है। वो 5 से 8 घंटे में 5 से 10 मिनट की वो जो स्लीप है, दैट इज डेथ स्टेज, जब आपको करवट लेना भी नहीं पता, उस समय आपको एनर्जी मिलती है। अगर वो स्टेट नींद में नहीं आई तो 8 घंटे आप लेटे रहो, वो एनर्जी नहीं मिलेगी। वो जो डेथ स्टेज, टेम्परेरी डेथ की स्टेज अगर नहीं आई, जिसको कहते हैं डेल्टा स्टेज, जब थॉट नहीं चल रहे, मन नहीं चल रहा, सपना नहीं है, कुछ नहीं है, वो पूरा सिस्टम को रिबूट कर देता है। और अगर वो स्टेट नहीं आई तो आप 8 घंटे भी सोए तो भी फ्रेश नहीं हो सकते, क्योंकि वो जो एनर्जी मिलने की वो जो रिसीविंग स्टेट थी, अब वहां तक पहुंचे नहीं। 8 से 6 से 7 घंटे जितना बेड पे हम टाइम स्पेंड करते हैं ना, उस स्टेट को अचीव करने के लिए, तो ये हमें मालूम ही नहीं है। तो अब एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी अगले दिन काम करने के लिए तैयार कर देती है। तो अनकॉन्शियसली हर रात मिलती है हमें एनर्जी, लेकिन हमें पता नहीं है। कॉन्शियसली उसी एनर्जी को हम बढ़ा सकते हैं अपने एनर्जी सिस्टम को लॉक करके। रात को सोते हैं, हमें कोई ईगो नहीं है, कोई बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है डीप में जाने से, कोई प्लेस का नहीं पता, कुछ नहीं पता, एक टेम्परेरी डेथ की स्टेज है। तो जब हम अपने एनर्जी सिस्टम को लॉक करके सेम उसी स्टेज में जागते हुए जाते हैं, ज़्यादा एनर्जी रिसीव करते हैं, तो फिर सोने की जरूरत ही नहीं है। आपने सबने सुना ना, लक्ष्मण 14 साल नहीं सोए। कैसे नहीं सोए? क्योंकि वो जो नींद की रिक्वायरमेंट थी, वो जो एनर्जी मिलनी थी, योग निद्रा से पूरी कर ली। दिन में योग निद्रा कर ली, रात को योग निद्रा कर ली, उससे पूरा हो गया। जागते हुए एनर्जी रिसीव कर ली, तो सोने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो एनर्जी सिस्टम है, इस एनर्जी की, इसकी एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है उसी स्टेट में पहुंच के, जागते हुए भी, जिसे कॉन्शियस स्लीप कहते हैं। मेडिटेशन इज कॉन्शियस स्लीप, स्लीप इज अनकॉन्शियस मेडिटेशन। मेडिटेशन हो रही है, आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन
ध्यान में बैठे हुए जागते हुए जब आप अपनी एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, आपको सब कुछ पता है, फिर भी आपकी एनर्जी बढ़ रही है। दैट इज कॉन्शियस स्लीप। नेक्स्ट, इट इज वंस कनेक्शन विद ऑन सेल्फ। हर रात हमारा आत्मा के साथ कनेक्शन बनता है तो हमें एनर्जी अपनी आत्मा से मिलती है। अगर वो ना बने तो हमारे डिप्रेशन इसीलिए आज लोगों को इतना है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव है, सारी रात भी तो नींद ही नहीं आती है, तो कहां से एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा होगा? तो गोलियां खा रहे हैं। और कैसे ये एनर्जी सर्किट को क्लोज करना है? अभी जैसे बताया, आपने हाथों को क्रॉस किया, पैरों को क्रॉस किया, आंखें बंद की, तो 100% आपका एनर्जी सर्किट क्लोज हो गया। एनर्जी सर्किट क्लोज होने, जो एनर्जी बाहर की दुनिया में जा रही थी वापस अंदर आनी शुरू होगी, सेंटर पे आनी शुरू होगी, तो अपने आप अंदर चेंज आना शुरू हो गया। बाहर इतना एनर्जी लगा है, आज इतना हम जो भी विकास देख रहे हैं बाहर की दुनिया में, भौतिक जगत में उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, सब कैसे आए? क्योंकि एनर्जी बाहर लगाई, बाहर उसका इफेक्ट दिखा। जो योगी है उन्होंने एनर्जी अंदर लगाई, अंदर इफेक्ट देख लिया, ब्रह्मज्ञानी बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए, गुरु बन गए, क्योंकि वो एनर्जी वही है, चाहे बाहर लगा लो चाहे अंदर लगा लो। जिसने बाहर लगाई उसने बाहर सक्सेस पाई, जिसने अंदर लगाई उसने अंदर सक्सेस पाई। तो बाहर की सक्सेस तो यही रह जानी है, अंदर की तो साथ जानी है। तो जब हम अपने एनर्जी सिस्टम को लॉक करते हैं और थोड़ा टाइम खुद के साथ स्पेंड करते हैं, तो हमारा एनर्जी अलाइनमेंट हो जाता है। आप गाड़ी चलाते हो तो उसका अलाइनमेंट चेक कराते हैं ना, लेकिन इस गाड़ी का कभी अलाइनमेंट चेक कराया? उस गाड़ी का पोल्यूशन चेक कराते हैं, इसका कभी कराया? तो पोल्यूटेड गाड़ी लेके भाग रहे हैं हम। इधर उधर से जो हम सुनते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम देखते हैं, हमारे 5 सेंसेस सब वायरस अंदर लेके जा रहे हैं, तो वो क्लीन करना नहीं आता। अब सिस्टम में वायरस आता है, जब तक वो सिस्टम को फॉर्मेट नहीं करेंगे, क्लीन नहीं करेंगे, कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। इस सिस्टम में भी बहुत वायरस आ जाता है, इसको क्लीन करना नहीं आता, तो उसको क्लीन करने का है कि आप तीनों लॉक लगा दो। तो ये आपका कंट्रोल अल्ट डिलीट का बटन हो गया। तो जब आप तीनों लॉक लगा के अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करोगे, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना। तो वायरस हर दिन साथ के साथ क्लीन होता रहेगा, क्योंकि आपके पास बटन है। जिस भी मोटर को, पंखे को चलाया जाएगा, उसको बंद करने का बटन भी तो वही है ना। बंद करने का बटन अलग है, वो चलाने का अलग, ऐसा नहीं है ना। एक ही बटन से बंद होता है, एक ही बटन से चलता है। तो आपने उस एनर्जी को जब चैनल किया, इनर वर्ल्ड में चैनल किया, वही ब्रेथ एनर्जी बाहर काम कर रही थी, उसी ब्रेथ एनर्जी ने अंदर आपका बाहर का बटन बंद किया, अंदर का चालू किया। तो आपको अपने आप से अंदर से चीजें समझ में आने लगती हैं। नेक्स्ट, जब हम अपने अंदर ब्रेथ को ऑब्जर्व करने लगते हैं, तो हमारे जो बीमारियां हैं उसका कारण क्या है? हमारे एनर्जी बॉडी में पैचेस क्रिएट हो गए हैं। जैसे ये रेड रेड आप देख रहे हो, और ये गोल गोल सारे थॉट्स हैं। जैसे ही आंखें बंद करते हैं या सारा दिन हम सोचते रहते हैं, तो ये जो ब्लू लाइट है, ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, ये थॉट की वजह से हमारे अंदर एंटर नहीं कर सकती। एंटर करने का ये डोर है, जिसे सहस्त्रार, दसम द्वार कहते हैं। ये डोर है। आप देखते हो ना, बच्चा जब होता है ये सॉफ्ट की तरह, यहाँ पे आप उसकी धड़कन भी महसूस कर सकते हो, तो टच नहीं करने देते, क्योंकि वो डोर ओपन है, अभी वो बंद नहीं हुआ। इसीलिए 5 साल तक बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है, वो डोर खुला ही रहता है। जैसे जैसे सोसाइटी की कंडीशनिंग होती है, परिवार की कंडीशनिंग होती है, वो दरवाजा बंद इतना सख्त भी बंद हो जाता है कि वो फिर खुलता नहीं है। फिर वो खुलता है रात को नींद में, उतनी देर खुलता है हम एनर्जी लें और हमारे जीवन चले। वो भी जब हम ज़्यादा डिस्टर्ब कर लेते हैं तो वो भी नहीं खुलता। तो जब वो एनर्जी हमें नहीं मिलती है, तो बॉडी में, एनर्जी बॉडी में, ये फिजिकल बॉडी है, इसके अंदर एनर्जी बॉडी है, उसमें एनर्जी पैचेस क्रिएट हो जाते हैं। जैसे घर में ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, तो ये एनर्जी सिस्टम ब्लॉक हो गया, पैचेस बनने शुरू हो गया। आज क्लिनिकल फोटोग्राफी ये कहती है कि बॉडी पर बीमारी आने से 6 महीने पहले बॉडी के अंदर बीमारी बननी शुरू होती है, एनर्जी लेवल पे ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। अगर क्लिनिकल फोटोग्राफी से पिक्चर लिया जाए, तो आने वाले 6 महीने में कौन से ऑर्गन में क्या बीमारी होने वाली है पहले ही पता लगाया जा सकता है, और उसको एनर्जी बढ़ाकर एनर्जी लेवल पे हील भी किया जा सकता है। फिजिकल बॉडी पे प्रॉब्लम तब आती है जब वो एनर्जी बॉडी पूरा ब्लॉक हो जाती है। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको डेवलप होने में 6 महीने का टाइम लगा है अंदर।
तब वो फिजिकल बॉडी पे आई है। अब जो बॉडी पे एनर्जी लेवल में गड़बड़ होने से प्रॉब्लम आई है तो वो ठीक कैसे होगी? दवाई से ठीक होगी कि एनर्जी से ठीक होगी? जो लेवल पे एनर्जी लेवल पे प्रॉब्लम आई है वो एनर्जी लेवल पे ही ठीक की जा सकती है। दवाई उसको दबा देगी थोड़ी देर के लिए, दर्द को हील नहीं कर सकती है। कौन सी दवाई की से बीमारियां जा रही हैं, बढ़ रही हैं। इतने हॉस्पिटल बन गए हैं, इतनी सोफिस्टिकेटेड मशीनरी आ गई है, टेस्ट करते हैं बट कुछ आता ही नहीं टेस्ट में। क्यों? बीमारी तो बॉडी पे नहीं है ना, बीमारी तो एनर्जी बॉडी में है। एनर्जी बॉडी का पिक्चर लेंगे तो बीमारी पता चलेगी। तो अगर हम अपने ब्रेथ को महसूस करना शुरू करें, हर दिन अपनी एज के हिसाब से उतनी मिनट आंखें बंद करके बैठेंगे तो हमारे बॉडी का पोल्यूशन भी चेक हो जाएगा, हमारे बॉडी का अलाइनमेंट भी चेक हो जाएगा, हमारी एनर्जी भी बढ़ेगी और एनर्जी ब्लॉक्स भी क्लियर हो जाएंगे, तो बिना दवाई के ठीक हो जाएंगे। मैंने 8 साल इतनी दवाइयाँ खाई हैं, मैं चल भी नहीं सकती थी और मैं आज 12 साल में एक भी गोली नहीं खाई है। जब मुझे ये एनर्जी साइंस समझ में आया तो मैंने अपनी एनर्जी को बढ़ाना शुरू किया और आज मैं चल फिर रही हूँ, जबकि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कहीं ट्रैवल कर सकती। घर में कहीं जाने का, घूमने का प्रोग्राम होता था, सबसे पहले मेरी ना होती थी, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे चला ही नहीं जाता। जाके रोने से अच्छा है कि घर बैठे रहो, खर्चा भी करो और जाओ ही ना। लेकिन जब मुझे ये एनर्जी साइंस समझ में आया तो आज मैं उतना पहले नहीं घूमती थी जितना अब घूम रही हूँ। दिन में कहाँ, रात में कहाँ, अगले दिन कहाँ, क्योंकि एनर्जी लेवल पे हीलिंग समझ में आ गया कि अगर ये साइंस है तो मुझे ये करके देखना है। तो मैंने किया, अपनी एनर्जी को बढ़ाना शुरू किया। पता चला कि मैं गलत सोच रही हूँ, वही थॉट एनर्जी, वो भी गलत है, स्पीच एनर्जी भी गलत है। हर समय यही रोना है मेरा, मैं नहीं चल सकती, मेरे को बहुत दर्द है, मेरे को बहुत दर्द है, मैं नहीं चल सकती, मुझे तो मेरे टेबल पे ही ला दो चाय, मुझे तो मेरे टेबल पे पानी ला दो। तो ऑफिस के सब लोग लंच में घूमने जाते हैं, मैं नहीं जाती हूँ। जो भी मेरे पास आते चल जैसे नीचे चलते हैं, नहीं यार मुझे बहुत दर्द है। तो दिन में 50 बार तो मेरी दर्द में ही एनर्जी लगाई हुई है, तो दर्द बढ़ रहा है। जब मुझे ये बातें समझ में आई तो मैंने बोला मैं तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी जा रही हूँ। दिन में 50 बार बोल रही हूँ मेरे दर्द है, दर्द है, दर्द है, तो दर्द कोई कम तो कर ही नहीं सकता ना, लेकिन बोलने से बढ़ा रही हूँ मैं। तो मैंने फिर वहां जाके जो भी सिखाते थे, जैसे आज मैं आपको बता रही हूँ, मैंने पूछा कि अब दर्द है तो मैं क्या कहूँ, दर्द नहीं है तो वो भी तो गलत है ना। मैं दर्द महसूस कर रही हूँ तो मैं क्या कहूँ, क्यों नहीं, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं है, वो भी गलत है। तो क्या कहना चाहिए मुझे? मैं ये कहना बंद कर दूं कि मुझे दर्द नहीं है, मुझे कोई कहता है चलो, मुझसे नहीं चला जा रहा, मैं क्या कहूँ? कह रहे आपको कहने की जरूरत क्या है? आप पहले दिन मेडिटेशन करने आए और आज आपको 10 दिन हो गए, आर यू द सेम पर्सन? फर्क है कुछ आप में? मैंने कहा हाँ। सो आप ये कहो कि पहले से बेटर हूँ, थोड़ा और बेटर होने दो। अब दोनों बातों में फर्क है कि नहीं? मुझे बहुत दर्द है, मैं नहीं चल सकती, यार पहले से बेटर हूँ, थोड़ा और बेटर होने दो। एनर्जी शिफ्ट हो गया, वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड यू क्रिएट दैट एक्सपीरियंस इन लाइफ। कितनी गहराई है इस बात में। शब्दों का हेर फेर है और जादू हो गया, शब्दों का जादू, स्पीच एनर्जी। फिर जैसे जैसे वो चीज करनी शुरू की तो थॉट्स पे काम करना शुरू किया। हाँ सोच भी गलत रही है, ऊपर से तो सही बोल रही हूँ लेकिन अभी सोच गलत रही हूँ। फिर सोच अगर गलत रही हो तो वो जो कह रही हूँ वो फील नहीं कर रही हूँ अभी, तो धीरे धीरे डीप जाना शुरू किया, उसका रिजल्ट सामने आ गया। तो एनर्जी लेवल पे आप बिना किसी दवाई के खुद को हील कर सकते हो, अपनी एनर्जी को बढ़ा के। तो उसके लिए किसी की परमिशन नहीं लेनी। आपकी जिंदगी है, आपका शरीर है, आपका मन है, आपके श्वास हैं, जब मर्जी यूज करो। तो हॉलिस्टिक एजुकेशन क्या है? सर्वाइवल प्रोग्राम, हॉलिस्टिक प्रोग्राम, सर्वाइवल प्रोग्राम जो हम सब कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ा दिया, ट्रेनिंग दे दी, सर्टिफिकेट दे दिया, अर्निंग मशीन बना दिया और आप जीतो और दूसरों के ऊपर लात रख के निकल जाओ। दूसरा मरे चाहे जी, उससे कोई लेना देना नहीं, आप आगे बढ़ो। ये सिखाते हैं हम, कंपटीशन सिखा देते हैं और फिर सारी जिंदगी वो भागते रहते हैं। लेकिन एक हॉलिस्टिक प्रोग्राम भी है कि लर्निंग एटीट्यूड रखो, कोई बात नहीं, जो भी है सीखेंगे, फेल होंगे तो भी सीखेंगे। जो पत्री जी हैं जिनसे मैंने ये सब सीखा है, उनकी डॉटर 4th स्टैंडर्ड में फेल हो गई और उसने घर आके कहा पापा मैं फेल हो गई। मैंने कहा लेट अस सेलिब्रेट। वो हैरान हो गई, मुझे तो लगा मारेंगे। लेट अस सेलिब्रेट, क्या खाना चाहते हो?
तो बच्ची थी, कह दिया आइसक्रीम खाना चाहती हूँ, गए आइसक्रीम खिलाई, खूब मस्ती की, घुमा फिरा के लाए। फिर आके उससे पूछते क्या सीखा तुमने फेल होने से? कह रही पापा मैंने ना मेहनत नहीं की, मैंने पढ़। ठीक है अब आगे से पढ़ेंगे, सीख लिया ना, पता चल गया ना अपनी गलती, आगे पढ़ेंगे। तो हम किसी को गलती से सीखने का मौका देते हैं, पॉजिटिव उसको वो एनर्जी देते हैं, तू तो है ही ऐसा, तू तो है ही निकम्मा, मैं तो पता ही था तूने फेल होना है। तो वो कहता है ठीक है। अब वो कह रही है कि ये मेरा लाइफ चेंजिंग इंसिडेंस बन गया कि हर चीज से सीखना है, हॉलिस्टिक लाइफ जीना है, खाली फिजिकल या मेंटल डेवलपमेंट नहीं करना है, अंदर के एनर्जी सिस्टम को भी डेवलप करना है, नए इनसाइट्स, और नया क्या किया जा सकता है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाना है हमें कि तुम भी जीतो मैं भी जीतूं, तुम्हारा भी फायदा हो मेरा भी फायदा हो। तो विन विन अप्रोच रखना है, कोऑपरेटिव स्पिरिट देनी है, कंपटीशन स्पिरिट नहीं देनी है। तो वो देना टीचर्स का काम है। पेरेंट्स भी वही सिखा रहे हैं, टीचर्स भी वही सिखा रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है कि 5 साल की उम्र तक 95% बच्चे की प्रोग्रामिंग लाइफ के लिए हो चुकी है। 95% प्रोग्रामिंग हो रही है, ये उनको नहीं पता घर पे कि बच्चा हमें देख के सीख रहा है, लेकिन 5% के लिए वो लाखों रुपया खर्चने के लिए तैयार है, और एक्सपेक्टेशन है स्कूल से और टीचर से कि मेरे बच्चे को सुधार दो। अब 5% तो आपको जगह ही मिली है, 5% में आप क्या कर लोगे? 95% तो उसको फिर रहना तो घर में ही है ना, जाके फिर वही उसी माहौल में रहना, उसी एनर्जी में रहना। तो 5% में आप क्या कर लोगे? और आपके खुद के अपने इश्यूज हैं, आप ही अलाइंड नहीं हो, तो 5% का क्या रिजल्ट आएगा? कुछ भी नहीं। तो वो 5% इतना पावरफुल है, आपको अपनी पावर का पता नहीं है। वो 5% 95% पे भारी है बच्चे की जिंदगी बदलने के लिए। और हर दिन आप ऐसे एक्सपीरियंस देखते हो, आपने गलती से बच्चे का स्पेलिंग गलत टिक कर दिया, माता पिता माथा फोड़ने लगेगा, मेरी टीचर ने सही किया आप गलत कह रहे हो, मानेगा ही नहीं। अच्छा आप गलत हो। तो वो 95% कंडीशनिंग पे 5% कितना भारी है। और अगर टीचर को पता हो कि मैंने कैसे इसकी एनर्जी को चैनल करना है, तो बच्चे की जिंदगी बन गई। कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, प्रेसिडेंट बनता है, सीएम बनता है, तो क्या सबसे पहले क्या पूछा जाता है? क्या पूछा जाता है? बताओ, आप तो टीचर से, क्या पूछा जाता है? कौन से स्कूल में पढ़े थे, किस टीचर ने पढ़ाया था? कॉलेज नहीं पूछा जाता, क्योंकि फाउंडेशन कहाँ है? कौन टीचर थी? फिर टीचर का इंटरव्यू लिया जाता है, प्रिंसिपल का इंटरव्यू लिया जाता है, जिनको पता भी नहीं था कि ये बच्चा वहां तक पहुंचेगा। कितना असर होता है टीचर का। इसीलिए टीचर को कैंडल कहा जाता है, ज्योति है वो। तो हमें बच्चों को विन विन अप्रोच देना है। और कंपोनेंट ऑफ टीचिंग क्या है? सब्जेक्ट एक्सपर्टीज है आपको, लर्निंग एंड टीचिंग अप्रोचेज आपकी अगर सही हैं, और इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आप में है, इस पे बहुत बुक्स लिखी हुई है, मैंने आज वो टॉपिक नहीं है लिया नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे हर रिलेशन में काम करती है। आईक्यू कुदरत ने दिया है, उसको आप बढ़ा नहीं सकते, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हो। तो अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं तो आपका रिजल्ट 100% है। लेकिन इसमें एक भी मिस है, एक्सपर्टीज नहीं है, तो क्या करोगे? आपकी अप्रोच जो है वो सही नहीं है, कि सिर्फ आप बच्चों को सिखा नहीं रहे हो, उनसे सीख भी रहे हो। जितना आप पढ़ाते हो उतना आप डेवलप होते हो, सीखते हो उतना। जितना मैं सेशंस लेती हूँ उतना मेरा डेवलपमेंट होता है। 2 वे ट्रैफिक है ये। और इमोशनली इंटेलिजेंस, कि इमोशंस के साथ में जुड़ना, अगले की भावनाओं को समझना और उस हिसाब से उससे बात करना। तो आप जो चाहो वो बच्चों से करा सकते हो, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, किसी से भी, किसी भी रिलेशन में। अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस है, आप जो चाहो वो करा सकते हो। तो स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि आज अगर मुझे किसी ने ऐसा कहा तो मुझे बुरा लग रहा है, मैं किसी को कहूंगी तो उसे भी बुरा लगेगा, चाहे उम्र में वो मुझसे छोटा है। अगर 2 लोगों के सामने आपकी कोई इंसल्ट कर देता है घर में, या हस्बैंड ही कर दे, वाइफ ही कर दे, सास ही कर दे, तो सारा दिन कितना खराब जाता है।
और वही बात आप किसी स्टूडेंट के साथ आके कर रहे हो, 50 लोगों के स्टूडेंट्स के बीच में उसे आप डिमोटिवेट कर रहे हो, उसे गलत बातें बोल रहे हो, तो नालायक है, तो ऐसा है, उस पर क्या असर होगा? स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि अगर मुझे बुरा लगता है तो दूसरे को भी बुरा लगता है, और कैसे मेरा बिहेवियर पॉजिटिवली और नेगेटिवली दूसरों को इफेक्ट करता है। क्योंकि आपको करता है ना दूसरों का, तो आप समझ सकते हो कि मेरा भी दूसरों को करता है। तो ये चीज समझ में आ गई तो आपके बात करने का लहजा बदल जाएगा कि नहीं, मुझे किसी को हर्ट नहीं करना, मुझे हमेशा ऐसे वर्ड यूज करने कि जिससे अगला बंदा अपलिफ्ट हो, नीचे ना जाए। ठीक है, उसने गलती की है, अपलिफ्ट हो, वो नीचे ना गिरे, वो तो गिरा ही हुआ है, ऊपर से आप उसको और लात मार रहे हो, तो अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो? लेकिन आपके वर्ड्स ने उसे अगर उठा दिया, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस जगा दिया, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमारे एनर्जी ड्रेन है, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव स्पीच, नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव बिलीफ सिस्टम। अगर हमें ये अपने शब्दों पे कंट्रोल आ गया, इमोशंस को समझना आ गया, तो ये आपको कोई नजर लग ही नहीं सकती किसी की। बिल्ली रास्ता काटने से आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बिल्ली में भी तो परमात्मा है। मैंने एक बार अपने भतीजे को कहा, कह रहा हुआ लोग कहते हैं बिल्ली रास्ता काटती है तो खराब हो जाता है, तो कह रहा है ऐसा होता है क्या? मैंने कहा क्यों, उसमें भी तो परमात्मा है। कह रहा है हाँ, ये बात तो आपने सही की, उसमें भी तो वही चेतना है। कह रहा हो सकता है बिल्ली का दिन खराब हो जाए हमें देख के, क्योंकि हमारी एनर्जी सही नहीं है। कह रहा बिल्ली सोच रही होगी कि यार ये कहाँ से मत्थे लग गए, इसी तो खुद की एनर्जी सही नहीं है। इतनी मुझे हंसी आई। थिंक अदरवाइज, ऐसा भी सोचा जा सकता है। कह रहा वो सोचेगी मुझे दूध नहीं मिला आज कहीं भी, ये बंदा ऐसा सुबह दिख गया मुझे, हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता? लेकिन हमने एक ही पैटर्न दिया उनको सोचने का। तो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हाईएस्ट एनर्जी ट्रिगर। ब्लैक मैजिक कोई कर देगा, कोई मुझे कुछ कर रहा है, किसी ने मेरे ऊपर कुछ पढ़ दिया, वो पढ़े ना पढ़े हम खुद ही पढ़े जा रहे हैं। तो हमें इन चीजों से बाहर आना है, अपने आप को इतना पावरफुल कर लेना है कि किसी की कोई एनर्जी आए भी हमारे पास तो टकरा कर वापस चली जाए। आजकल बहुत वर्कशॉप्स होती हैं इस बात पे। एक तो है आईक्यू, सभी आप जानते हो, एक ईक्यू सभी जानते हो, लेकिन राइट और लेफ्ट ब्रेन के बीच में जो दीवार है एक, जिसे स्पिरिचुअल एसक्यू कहते हैं, वो आप दोनों में आप अच्छे से दोनों एनर्जीज को टैप कर सकते हो जब आप स्पिरिचुअली अपने एनर्जी सिस्टम को समझ के उस तरह से चलते हो। क्योंकि दोनों ने चलना तो एनर्जी से ही है ना। तो जैसे जैसे आप काम रहना शुरू करते हो, रिलैक्स रहना शुरू करते हो, अपनी वर्ड की एनर्जी को, स्पीच की एनर्जी को, थॉट की एनर्जी को, इमोशनल एनर्जी को चैनल करते हो ब्रेथ के साथ में, तो आपका एसक्यू बढ़ जाता है। अब कबीर जी कितना पढ़े हुए थे, जितने संत हुए कितना पढ़े हुए थे, रविदास कितना पढ़े थे, लेकिन उनका क्या था? एसक्यू। एसक्यू के नीचे दोनों आ जाते हैं ना, लेकिन इनके नीचे एसक्यू नहीं आता। आज इतने ग्रंथ जो हम देख रहे हैं वो अनपढ़ लोगों ने चैनल किए हैं वो नॉलेज। कैसे किए? एसक्यू से। तो एसक्यू इज द हाईएस्ट। तो अगर बच्चों को बचपन से ही वो एसक्यू कैसे डेवलप करना है, खुद को शांत कैसे रखना है, वो बता दिया, तो ईक्यू आईक्यू नहीं भी होने से पता चल जाता है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे ऐसे सेशन जब लिए तो वो पढ़ते, ऐसा नहीं पढ़ते, क्वेश्चन पेपर पहले ही कुछ समय पहले जब लगता है कि पेपर का तैयारी हो गया, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, खुद को रिलैक्स करते हैं, तो क्वेश्चन पेपर सामने आ जाता है, उतने क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हैं, पास हो जाते हैं। वो नहीं मैं कि बच्चों को ये चीज बताएं कि सारा साल ना पढ़ो, नहीं। एसक्यू कितना हेल्प करता है आपको, अगर आप पढ़ोगे ना बुक्स, परमहंस योगानंद की योगी कथा अमृत है, वो सारा साल वो नहीं पढ़ते थे, 8th 9th 10th में थे, वो पढ़ते नहीं थे, वो अपने गुरु की सेवा करते थे। उस सेवा से उनको मतलब सेवा में इतना मन लगता था, पढ़ाई में नहीं लगता था। तो जब एग्जाम से 10-15 दिन पहले गुरु ने कहा कि उस बंदे के पास जा, दोस्त तेरा है, उससे पढ़ और तो पास हो जाएगा। तो 10 दिन पढ़ा, क्वेश्चन पेपर सामने आ गया और क्वेश्चन पढ़े, पास हो गया। आईक्यू ईक्यू जरूरी है, लेकिन एसक्यू जिसके पास है ना वो सब कुछ कर सकता है। खाली माइंड को ट्रेन करना एक इनकम्प्लीट एजुकेशन है, जब तक हार्ट जो है वो ना जुड़े।
क्योंकि आज बच्चे इमोशनली टीचर पेरेंट के साथ क्यों अटैच नहीं है, क्योंकि वो शुरू से ही मिसिंग है पार्ट वो, क्योंकि पेरेंट्स वर्किंग है, टाइम नहीं है उनके पास। तो इमोशन जो इमोशनल एस्पेक्ट है बच्चों का, उससे कनेक्ट ही नहीं हो पाते, ना टीचर्स ना पेरेंट्स। टाइम नहीं है, टीचर के पास तो 50 बच्चे हैं, घर में माँ बाप के पास 1 या 2 बच्चे हैं, तो उनको ही टाइम नहीं है बच्चों के लिए। और पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर 50 बच्चों के साथ कनेक्ट रहे, तो कैसे टीचर के घर में भी बच्चे हैं। तो इसलिए अगर हम ट्रेनिंग सिर्फ माइंड की दे रहे हैं तो ऐसी सोसाइटी नहीं मिलेगी। किसी की इमोशंस को बच्चे फील ही नहीं कर पाएंगे, उनको तो बस पैसा चाहिए, गैजेट चाहिए, कहाँ से भी आप ला रहे हो उनको कोई मतलब नहीं है, चोरी करके लाओ हमें तो चाहिए। इमोशनली अटैच नहीं है, हार्ट को ट्रेनिंग नहीं हो रही है, खाली माइंड की ट्रेनिंग हो रही है। तो जब तक ये अलाइनमेंट नहीं होगा एनर्जी का तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो फिर बच्चे माँ बाप को, आज माँ बाप बच्चों को जॉब के लिए छोड़ के जा रहे हैं केयर टेकर के पास या डे केयर में, कल बच्चे बड़े होंगे माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ेंगे, फिर हैरानी की क्या बात है। जब उनको जरूरत थी आपने साथ नहीं दिया, जब आपको जरूरत है वो साथ नहीं देंगे। व्हाट यू गिव यू विल गेट बैक, सिंपल फॉर्मूला। तो हम कहते बच्चे तो बड़े अनर्थ कर रहे हैं। ऐसे ऐसे मेरे पास केसेस आए हैं जिसमें पेरेंट्स बहुत हाई पोस्ट पे थे, अब बच्चे पैदा हो गए, बच्चे डे केयर में चले गए। उस समय आप थके हुए हैं, बच्चे ने कोई बात करनी है, टीनेज के इशू होते हैं, कितने हजारों इशू होते हैं, लेकिन बच्चा किससे बात करेगा? मेड से तो बात नहीं करेगा ना, तो फिर वो कहाँ बात करेगा? फ्रेंड से। फ्रेंड भी परेशान है। तो आपके पास तो बच्चा अगर आता भी है बात करने, आप कहते चुप कर, मेरा सिर दर्द बहुत हो रहा है, मेरे को नहीं फालतू की गल्ला सुनी जाती, तो बच्चे ने वो चैनल क्लोज कर दिया, आपसे बात करना बंद कर दिया, इमोशनली अटैच ही नहीं हुआ आपसे। आप अपने कैरियर में आप सीढ़ियां चढ़ते गए, पैसा कमा लिया आपने, सब कुछ कमा लिया, लेकिन बच्चा तो छूट गया ना आपके हाथ से। आज वही बच्चा, ना उसका फैमिली सक्सेसफुल हुआ, ना उसकी शादी सक्सेस, क्योंकि वो तो इनकम्प्लीट मैन है ना, इमोशन सही नहीं उसमें। तो आप चाहते हो कि शादी हो जाएगी तो अगली आके सुधारेगी, तो वो भी तो वैसी ही है जैसे आप हो, तो आप उम्मीद करते हो कि वो अपने आप आके सुधार देगी। अब वो डाइवोर्स हो गया, वो बेटा छोड़ के चली गई वाइफ, बच्चे, वो जो लड़का, बच्चा थोड़ी है, वो 40-45 साल का है और वो एडिक्टेड हो गया। अब मदर उसको सुबह वहाँ छोड़ के आती है, रिट्रीट, कहाँ वो रिहैबिलिटेट सेंटर में, और शाम को लेके आती है। वो जो काम बचपन में करना था, अब 45 साल के बच्चे की आपको ये जिम्मेदारी निभानी पड़े और आप अपनी ओल्ड एज में, तो कैसा होता है? तो मेरे पास काउंसलिंग के लिए मैंने कहा कि पहले तो आप बताओ आपने क्या किया था बचपन में, तो कहती ये किया था, व्हाट यू गिव यू विल गेट बैक। वो उस समय नहीं किया, करना पड़ गया, तो फायदा क्या? फैमिली भी खत्म हो गई, बच्चे की जिंदगी भी खत्म हो गई, अपनी भी जिंदगी खत्म ही है। तो मजे की जिंदगी थोड़ी है ये कि आप बच्चे को छोड़ के आ रहे हो, लेके आ रहे हो छोटे बच्चे की तरह, और उसको होश नहीं है, और फिर आप चाहते हो कि मेडिटेशन करके ये ठीक हो जाए, उसे तो होश ही नहीं है अपनी, तो मेडिटेशन क्या करेगा? तो कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप किसी का एनर्जी सिस्टम फट से चेंज कर दोगे, नहीं। जैसे हर दिन ये शरीर डेवलप होता है ना खाना खाने से, हर दिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से हमारी सोल और माइंड डेवलप होता है, तो वो हमारे एजुकेशन सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए होलिस्टिक लाइफ जीने के लिए। नहीं तो पैसा कमाना सिखा देंगे और कुछ नहीं सिखा पाएंगे। अगर आपने हर दिन 5 मिनट, स्कूल में ये नियम बना लिया कि 5 मिनट बच्चों को रिलैक्स होना सिखाना है, अपनी एनर्जी को चैनल करना सिखाना है, और आपने साथ में बैठ के क्लास में आके बच्चों के साथ 5 मिनट ध्यान करके चैनल करके फिर आपने पढ़ाना शुरू किया, आपकी और बच्चों की एक इमोशनल ट्यूनिंग हो जाएगी, एनर्जी लेवल पे अलाइनमेंट हो जाएगा। आप बताने की स्थिति में हो जाओगे, वो सुनने की स्थिति में हो जाएंगे। नहीं तो उनके बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा है पेरेंट्स का, वही बजता रहेगा। आपकी बात, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हुई है, आपको घर में कोई बीमार है, फिर भी आपको स्कूल आना पड़ा, आपका पढ़ाने में मन लगेगा? आधे अधूरे मन से आप पढ़ाओगे, वो भी परेशान है, आधे अधूरे मन से वो सुनेगा, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब आप अलाइन करते हो अपने आप को, आप भी प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो कि ठीक है अभी मुझे पढ़ाना है, तो वो आप जो बोल रहे हो वो उसके दिल तक जाएगा, तो वो समझेगा। और सबसे बेस्ट है कि जब बच्चे को आप पढ़ा रहे हो उसको बोलो कि आप ऐसे बैठो, अगर लिखना नहीं है, खाली देखना है ब्लैक बोर्ड को, सुनना है टीचर को, तो क्रॉस करके बैठो, ताकि आपका 20% एनर्जी इधर से हो, 80% डायरेक्टली टीचर की बात सुनने में, टीचर से आई कांटेक्ट करो,
तो जो आप बोलोगे सीधा उसके अंदर उतरेगा। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जहाँ पे जिन बच्चों को ये एनर्जी साइंस समझ में आया उन्होंने ये क्लासरूम में अप्लाई किया, और जहाँ एवरेज स्टूडेंट थे वो टॉप करने लग गए, क्योंकि एनर्जी चैनल करना आता है। नॉर्मली क्या होता है, टीचर उधर लिख रही है, बच्चे एक दूसरे को पेन कॉपी पेंसिल पैर मारा, ये मारा वो मारा, तो क्या हो रहा है, स्कैटर्ड एनर्जीज है ना। लेकिन आपने जब उस एनर्जी को चैनल कर दिया तो आपका भी काम आसान हो गया, बच्चों का भी आसान, उसका भी रिजल्ट अच्छा आएगा, आपका अच्छा आएगा, स्कूल का अच्छा आएगा, तो कितना ट्रिपल इफेक्ट क्रिएट हो गया, पेरेंट्स भी खुश। लेकिन थोड़ी सी इसके लिए मेहनत करनी है, खुद को समझना है, और फिर खुद को समझ के दूसरों को समझना शुरू करना है। खुद को समझे बिना दूसरे को समझ ही नहीं सकते। So last, it is not what you are or how you are outside, but what you fill yourself with that helps you to fly. वो जो बच्चे के अंदर आप भर दोगे ना, उससे वो हो जाएगा, सक्सेस उससे मिलेगी उसको। घर से वो किस हालात से आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आपने क्या दिया उसको, वो उसे जिंदगी में उठा लेगा। सो अभी हम 5-7 मिनट अपने एनर्जी को अलाइन करना सीखते हैं। लेट अस डू, क्रॉस कीजिए हाथों को पैरों को। चश्मा अगर किसी ने पहना तो चश्मा उतार लो, आंखें बंद करिए। जस्ट ऑब्जर्व योर नॉर्मल नेचुरल फ्लो ऑफ ब्रीथिंग, नो थॉट्स व्हाटसोएवर। Now your mind to be with incoming breath, outgoing breath. I am my own savior. I have the power
4 3 2 1 0। अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। टेक योर टाइम। Give a big clap for meditation. जोर से। थैंक यू। जब नहीं तो एनर्जी वापस बॉडी में चैनल हो जाएगी। तो ये टेक्निक है आंखें खोलने की। तो कैसा लगा? बहुत हो रही है। एक टाइम में उतनी देर बैठना जितनी हमारी उम्र है, उसको कुछ नहीं करना, म्यूजिक लगा के उसको बोलो म्यूजिक सुन। 5 साल से शुरू करना चाहिए। 5 साल 5 मिनट, 6 साल 6 मिनट, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उतना प्रेशर और ये सब चीज़ें, जिम्मेदारियाँ, थॉट बढ़ते हैं, तो उतना देर चाहिए सिस्टम को क्लीन होने के लिए। तो 1 ईयर 1 मिनट ये फॉर्मूला है। तो बचपन से ही अगर बिठा दिया 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट, उसको अपने आप, बच्चे तो इतना कुछ बताते हैं, ये दिखा वो दिखा, हमें तो समझ भी नहीं होती है उन चीज़ों की, बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं वो। Anybody else? इसलिए थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में, मतलब उसको कैसे अवॉइड करें, मतलब आइज ब्रेथ पे आ जाओ वापस। एक टाइम में माइंड एक ही काम कर सकता है, या थॉट के साथ या ब्रेथ के साथ। थॉट में है तो ब्रेथ छूट जाए, वहां से वापस ब्रेथ पे लाना है। ये प्रैक्टिस करते करते होता है। थॉट आते नहीं है, जाते हैं। जो कुछ हमने अब तक इकट्ठा किया है वो बाहर निकलना शुरू होता है। अभी आप सब लोग यहाँ आ गए, अब यहाँ से आप बाहर जाओगे तो मैं क्या कहूँगी, ये मैडम चली गई, रूम में थी पहले, लेकिन वहां से कोई आएगा तो क्या कहेंगे? तो अभी जो पहली बार जब आप आंखें बंद करके कुछ समय तक अंदर जाते हो, तो जो अंदर है वो बाहर निकलता है। जो आपने देखा, सुना, समझा है वही आएगा बाहर, क्योंकि जितनी दुनिया हमने बाहर देखी, इससे बड़ी दुनिया अंदर बसी हुई है, मन की दुनिया। तो जब आप फिजिकल लेवल पे देखना बंद करते हो तो आप मन की दुनिया में प्रवेश करते हो, तो उसकी सफाई होनी शुरू होती है। तो इसीलिए थॉट ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा ध्यान करने की ज़रूरत है, ज़्यादा गंदगी डाली है अंदर, तो धीरे धीरे साफ हो जाएगा। Why we feel pressure on the head, on the forehead while we are meditating? आप यहाँ ध्यान कर रहे थे क्या? नहीं कर रहे थे ना, अपने आप जा रहा था ना वो, क्योंकि ब्लॉकेज है सारा, सारा एनर्जी पैसेज ब्लॉक है। तो जैसे एनर्जी अंदर जाती है तो जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है वो खुलना शुरू होता है। अभी भी है प्रेशर, ठीक हो जाएगा, वो ब्लॉकेज क्लियर होती है। तो इसीलिए प्रेशर या दर्द कहीं कहीं फील हो सकता है, लेकिन उससे डरना नहीं है, वो हीलिंग हो रही है हमारी। और कोई? बॉडी में सफोकेशन चल रही थी कि कहाँ पे घूम रही है, जैसे पूरी बॉडी मुझे लगता था कि मूव हो रही है। वो ये भी एक्सपीरियंस है। 7 एक्सपीरियंसेस होते हैं। पहला, बॉडी बहुत हल्की हो जाती है, इतनी हल्की कि है ही नहीं। दूसरा, इतनी भारी हो जाती है कि पूरा फैल गई है, बहुत भारी हो जाती है। तीसरा, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं, किसी को दिखाई दिए? फोर्थ, घूमने का, ऊपर से नहीं घूम रहे हो, आत्मा नाच रही है, क्योंकि आपने पहली बार उसे कुछ खाने के लिए दिया है भूखी को, तो वो नाचने लगती है। 5th एक्सपीरियंस होता है कि टेल बोन में बहुत पेन होता है, किसी को हुआ? या किसी पार्ट में जहाँ पे ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है या होने वाली है, वहाँ पे पेन होना शुरू हो जाता है। बहुत पेन होता है, इतना पेन होता है अनबियरेबल होने लग जाता है, क्योंकि वो आपके घर में नाली बंद हो जाती है, तो प्रेशर से आप उसको निकालते हो ना। सेम सिस्टम है, जहाँ पे ब्लॉकेज है वहाँ पे एनर्जी प्रेशर देके रास्ता बनाने की कोशिश करती है। तो आपको वैसे तो समझ नहीं आता, लेकिन पेन होने से, स्टिफनेस होने से आपको समझ में आता है। कितने हुए? 6 5 पहला क्या था? बॉडी हल्की होती है, लाइक हैवी कलर या फोरहेड है, नहीं, वो घूमते हैं सर्कुलेशन और फिर पेन पेन होती है। छठा,
आपको लगता है मैं बैठे तो यहाँ पे हो चेयर पे, पर आपको लगता है कि मैं यहाँ नहीं हूँ, उड़ रही हूँ कहीं ऊपर। तो वो आपको इस शरीर में रहते हुए आपकी आत्मा ऊपर उठना शुरू करती है, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसका एनर्जी बढ़ता है तो वो ब्रह्मांड से ज्ञान लेती है। इसीलिए ये ग्रंथ आए हैं उसी समाधि स्थिति में। और 7वां एक्सपीरियंस ये है कि आपको फिर वो चीज़ें दिखाई देनी शुरू होती हैं जो आपने ना कभी सुनी है ना सोची है। आपका ये थर्ड है एक्टिवेट, जो आपने बोला ना यहाँ पे प्रेशर ये बंद है ना, तो वो एक्टिवेशन शुरू होता है। तो आपको वो चीज़ें सुनाई या दिखाई देने लग जाती हैं जो आपने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोची होती हैं, अदर वर्ड्स की चीज़ें। ये 7 एक्सपीरियंसेस होते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, खुशबू आना, गले में खराश होना, ठंडा लगना, गर्म लगना, एकदम से पसीना आ जाना, एकदम से प्यास लगना, वो सारा क्लीनिंग प्रोसेस। तो जैसे जैसे आप करोगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। और मैं कोशिश करूँगी, मैं आज इस बार भूल गई, पंजाबी पढ़ लेते हो सर? तो आज जाऊंगी मैं तो इनको दूंगी बुक्स पंजाबी के, ध्यान क्या है, क्यों करना चाहिए, ध्यान में क्या एक्सपीरियंस होते हैं, वो सारे बुक्स में रख देंगे यहाँ पर। आप लाइब्रेरी में जाओ, पढ़ो, ताकि अब मैं तो अभी एक सेशन लेके चली जाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको बाद में लगेगा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो आपको उन सब आंसर उसमें मिल मैं जिम्मे साडा शेड्यूल बहुत बिजी है, असि कितना टाइम मेडिटेशन कर सकते हैं? ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 32। वो तो मस्ट है, वो ज़्यादा कितना भी कर सकते हैं। मैम एक ही टाइम में करना चाहिए, वी कैन डिवाइड लाइक ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ, 10 ਵਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ। कभी भी खा लेते हैं। देखो अगर 24 घंटे ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ तो फिर ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? अच्छा ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਫਿੰਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ। 21। ਫਿੰਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। 20। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। असली का एंड पे काउंट किया है, क्योंकि ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ खुद हाँ ही नहीं। इट इज ए मैटर ऑफ प्रायोरिटी। अगर जिस दिन ਤੁਸੀਂ खुद को काउंट करना शुरू किया ना, सारी दुनिया बदल जाएगी। फिर सारी दुनिया ਤੁਹਾਡੇ आस-पास घूमेगी ਜੇ ਤੁਸੀਂ दुनिया के आस-पास घूम रहे हो। मेक योर सेल्फ योर प्रायोरिटी। सब तो पहले है टाइम मेरा, बाकी चीज़ें सब बाद चो। देखना किस तरह सब चीज़ें पीछे चलनियाँ। अजे असी चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं ना, तो चीज़ां साडे पीछे दौड़नियाँ, क्योंकि तुसी सेंटर ते खड़े हो गए। तो सर्कल ते सेंटर तो ही बनता कि पेरीफेरी तो बनता? यू आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। उत्थे कंपास का रखोगे तो सर्कल बनेगा, तो वो बिगड़ गया फिर सारे सर्कल बिगड़ जाएंगे। थैंक यू।